जर्मनी का कोई वो है मामला जी। हाँ, पेपर देने जो लोग आए हुए हैं वो कोई प्रोफेशनल्स हैं, कुछ अलग अलग करिकुलम के वो हैं, और एक को ख़ास जर्मनी बेस किसी ख़ास किस्म की कोई स्किल कोई क्वालिफ़िकेशन वगैरह का पेपर है। तो 2 दिन के लिए रूम नंबर 2 जो है वो हमारा वो एक इंटरनेशनल एग्ज़ाम सेंटर डिक्लेयर हो चुका हुआ है। हाँ लीज़ पे 2 दिन के लीज़ पे वो इंटरनेशनल एग्ज़ाम डे के तौर पे। आज शायद दूसरा दिन है या हो गए, कल परसों हो गया मेरे ख्याल में, आज दूसरा दिन है। हाँ, दो दिन के लिए इस तरह से था। असल में इधर इस बिल्डिंग में ना काफ़ी पहले से ये हो रहा था, हमने इन्हें इनकार कर दिया था। हमने कहा हम इस वक्त फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा जी ये वाला सेंटर हमने पता नहीं कब कहाँ किस जगह से अप्रूव कराया हुआ है, तो फ़िलहाल आप हमें एक दफ़ा बस एग्ज़ाम यहाँ करने दें, उसके बाद फिर हम आपको तंग नहीं करेंगे। फिर थोड़े बहुत पैसे शैसे भी दे रहे थे वो। फिर हमारा दिल पसीज गया थोड़ा सा, हमने कहा चलो ठीक है। देखो मतलब अब एक इतने प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा है कोई, तो फिर गुंजाइश तो निकालनी पड़ेगी। तालीम हासिल करना चाह रहे हैं, पर्चे देना चाह रहे हैं, कम से कम कोई तो दे पेपर, कोई तो टेस्ट दे, कुछ लोग तो वो हो। ठीक है, तो कल का मैं पहले से यहाँ लिख दूँ साइड पे, फिर लेक्चर के एंड पे जाके हमें पता लगेगा कि कल हम आईटी ही पढ़ रहे होंगे या मिड टर्म को डिस्कस कर रहे होंगे। 3 PM से 4 PM एट द रेट ऑफ रूम नंबर 4। जिसमें 5 AC लगे हुए। MFA की क्लास, फिर यहीं लिख के भी लगा देता हूँ कि 2 PM से 3 PM सीलॉ टेस्ट एट रूम नंबर 2, और 4 PM से 5 PM ये आपसे अगली क्लास वालों के लिए पैगाम है, आप में से भी कुछ रेलेवेंट होंगे। एट द रेट ऑफ रूम 4। नहीं अभी तो 1 हफ्ता रहता है ईद की छुट्टियों में। नहीं वो जो इस तरह वो एडवांस नहीं देते, मैसेज करके 2 दिन पहले, इस तरह आप भी बता रहे हैं ना। इस तरह से मैसेज के एडवांस ईद मुबारक, नीचे वाला जो है वो हमारे लिए तो एडवांस ही है ना। ठीक है। हाँ नहीं वो अच्छा है, एक दफ़ा लिखा जाए, पक्का लिखा हुआ हो, कैमरे में 3 दफ़ा आए, और कल अगर कोई बच्चा कहे कि मुझे कन्फ्यूजन हो गई थी, तो फिर जो है ये चीख के बोर्ड बात कर रहा हो कि ऐसी कन्फ्यूजन की गुंजाइश नहीं थी। कल हमने आईटी के बारे में बातें की। एक ये कि आईटी ने ज़िंदगी कैसे बदली, फिर आईटी ने ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ क्या किया। बहुत ज़्यादा तो हम देख चुके हैं चैप्टर 5 में कि उसने 10-11 तरह के अलग अलग सेक्टर्स देखे थे जिनको आईटी ने भूचाल मचा दिया। फिर हमने कहा कि आईटी टिपिकली क्या करती है, 4 तरह के काम कर देती है। आईटी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर 4 तरह से असरअंदाज होती है चैप्टर 4 के मुताबिक। वो 4 बातें कौन कौन सी थी? डाउन साइजिंग, डीलेयरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग और आउटसोर्सिंग, एंड उसके साथ उसकी एडवांस फॉर्म वर्चुअल कंपनी। डाउन साइजिंग क्या चीज़ थी? सर कंपनी का साइज छोटा हो जाता है, कंपनी छोटे लेवल पे चली जाती है, कंपनी अपने रिसोर्सेज को कट शॉर्ट कर देती है, अपनी ब्रांचेस कम कर देती है, बिल्डिंग्स कम कर देती है, मशीनें कम कर देती है, इंसान कम कर देती है, सप्लायर्स कम कर देती है। यानी कि कंपनी थोड़ा सा बैकफुट पे चली जाती है और थोड़ा सा कम रिसोर्स के साथ ऑपरेट करना शुरू कर देती है। प्रॉफिट उतना ही कमाती है या कई दफ़ा ज़्यादा ही कमा रही होती है, लेकिन अपने रिसोर्स कट शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं। ये है डाउन साइजिंग। डीलेयरिंग क्या है? ब्रांचेस कम कर देते हैं, ये तो डाउन साइजिंग था जी। डीलेयरिंग क्या है? मैनेजमेंट की लेयर्स कम कर देते हैं। मैनेजमेंट की जो बिला वजह की लेयर्स जो कि सिर्फ नीचे से इन्फॉर्मेशन पकड़ के ऊपर वालों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जब आईटी के अच्छे सिस्टम्स मौजूद हैं, निज़ाम मौजूद है और वो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली ऊपर तक जा सकती है, तो जो दरमियान के सिर्फ इन्फॉर्मेशन के डिसमिनेटर्स हैं, सिर्फ वो नीचे वालों में पकड़ के खूबसूरत तरीके से डायग्राम बना के ऊपर वालों को देना और बिला वजह की तनख्वाहें खाना, उनको हम माइनस कर देंगे। ये डीलेयरिंग है। रीस्ट्रक्चरिंग क्या है? तो ये तो डाउन साइजिंग है। हाँ, अब इसमें सिर्फ डाउन साइजिंग नहीं है, इसमें कंपनी के स्ट्रक्चर के साथ, सिस्टम के साथ कोई भी खिलवाड़,
फिज़िकल से ऑनलाइन हो जाए, ऑनलाइन और फिज़िकल का मिक्सचर हो जाए, काम करने के तरीके बदल दें, निज़ाम बदल दें, रूल्स बदल दें, पॉलिसीज़ बदल दें, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का तरीका बदल जाए और उसका सिस्टम में जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ जाए, तो इसको हम कहेंगे कि ये रीस्ट्रक्चरिंग हो गई। मैं एग्जांपल देता हूँ, डाउन साइजिंग केस के गवर्नमेंट ये डिसाइड करे कि पार्लियामेंट की सीटें जो है या नेशनल असेंबली की सीटें हम जो है वो 50 कम करने लगे हैं, ये डाउन साइजिंग हो सकती है। डाउन साइजिंग ये भी हो सकती है कि वो कहें 2 हाउस होते हैं, एक सेनेट होती है, एक नेशनल असेंबली, हम सोच रहे हैं 1 हाउस ख़त्म कर दें, ये डाउन साइजिंग है। रीस्ट्रक्चरिंग कैन बी कि वो कहें कि इतने सेनेटर्स को नेशनल असेंबली में इस तरह के इख्तियारात होंगे और इतने नेशनल असेंबली वालों को सेनेट के अंदर इस तरह के इख्तियारात होंगे, सेनेट और नेशनल असेंबली के मिला के एक बॉडी को हम ये कहना शुरू कर देंगे और ये उस तरह की मीटिंग में उधर बैठ जाया करेंगे और ये उस तरह की मीटिंग में इधर बैठ जाया करेंगे। तो रीस्ट्रक्चरिंग इज़ इनके स्ट्रक्चर, निज़ाम, रूल्स, रेगुलेशंस को कुछ इस तरह से बदलें कि इदारे की जो पहले शक्ल थी और अब जो नई शक्ल है वो थोड़ी सी चेंज हो जाए। जैसे हमने एग्जांपल दी कि पहले फिजिकल क्लासेस में बोर्ड लगे हुए हैं और टीचर पढ़ा रहे हैं और उसके बाद वो टीचर जो है कुर्सी पे बैठ जाता है और एक स्लेट के ऊपर पढ़ाना शुरू कर देता है, एक टेक्नोलॉजिकल स्लेट जिससे सामने स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होता है और ऑनलाइन भी सर्व हो रहा होता है। तो ये निज़ाम बदला है, रीस्ट्रक्चरिंग इज़ निज़ाम बदले, निज़ाम में कुछ थोड़ा सा तब्दीली आए। जी, फिर इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की बात भी थी। इससे पहले कि हम इस तरफ आएँ, भाई का एक सवाल काफ़ी देर से पेंडिंग है। हाँ, अब रीस्ट्रक्चरिंग में बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो गया ना, यानी स्ट्रक्चर क्या होता था, हेड ऑफिस से खबर आती थी, हेड ऑफिस से वो जोनल मैनेजर्स के पास जाती थी, जोनल मैनेजर नीचे वालों को बताते थे, ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ था। वो स्ट्रक्चर भी आउट हो जाता है। तो समटाइम क्या होता है कि कुछ लोग किसी ब्रांच में बैठे हुए डायरेक्टली हेड ऑफिस को रिपोर्ट कर रहे होते हैं अपने स्ट्रक्चर से निकल के। तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बदल जाए, तरतीब बदल जाए, ऑर्गेनोग्राम जो उसका एक चार्ट बना हुआ है वो बदल जाए, उसमें रूल्स बदल जाएँ या चीज़ें बदल जाएँ, तो ये सारी रीस्ट्रक्चरिंग है। रीस्ट्रक्चरिंग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों लेवल पे भी हो सकती है। हॉरिजॉन्टल लेवल पे मतलब 2 ब्रांचेस को हमने मर्ज कर दिया, 2 सेम लेवल की ब्रांचेस थी, एक कॉलेज था, उसकी एक ब्रांच किसी और एरिया में थी, एक ब्रांच किसी और एरिया में थे, दोनों को जोड़ के दरमियान के एक एरिया में लाके ब्रांच बना दी और वो दोनों तरह के स्टूडेंट्स को सर्व कर रहा है। ये हॉरिजॉन्टल है कि आप सेम लेवल पे जो चीज़ें उनको आपस में रीस्ट्रक्चर कर दें। वर्टिकल का मतलब ये है कि आपने नीचे वाले एक इदारे को रीस्ट्रक्चर करके ऊपर, फॉर एग्जांपल एक जगह सीए फाइनल की क्लासेस हो रही हैं, एक जगह कैफ की क्लासेस हो रही हैं, आपने उसी एक जगह जहाँ कैफ की क्लासेस हो रही हैं उसी कैंपस को रात तक के लिए ओपन किया और वहाँ पे सीए फाइनल की क्लास भी कर दी। ये अब आपने वर्टिकल इंटीग्रेशन एक तरह से कर दी है। तो हॉरिजॉन्टल रीस्ट्रक्चरिंग भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है। नीचे के लेवल को ऊपर के लेवल के साथ जोड़ा भी जा सकता है और नीचे के बहुत सारे लेवल्स को आपस में भी एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। डन। रीस्ट्रक्चरिंग, डाउन साइजिंग, डीलेयरिंग, तीनों चीज़ें समझ आ रही हैं। इन तीनों वर्ड्स या इन तीनों की डिस्क्रिप्शन में कोई सवाल? सब क्लियर है? एक स्टेप आगे चलते हैं। आउटसोर्सिंग और वर्चुअल कंपनी। आउटसोर्सिंग के बारे में पढ़ा, आउटसोर्सिंग के फ़ायदे, आउटसोर्सिंग की लिमिटेशन, आउटसोर्सिंग में जो लिखा हुआ है उसमें कोई कन्फ्यूजन? आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है? वो काम जो हमें मिले वो हम किसी और से करवाएं। अगर हमारी मेन स्ट्रेंथ हमारी सही चल रही है तो हम बाकी चीज़ों को उठा के किसी और को फॉरवर्ड कर दें, किसी और की मेहनत हो लेकिन वो कोई और वो हो जिसकी वो स्किल हो, उससे करवाएं, उसके ऊपर अपना नाम लगाएं, समटाइम अपना नाम लगाएं, समटाइम अपना नाम ना लगवाएं। आउटसोर्सिंग इज़ आपको जो काम मिला आप उसको किसी और को फॉरवर्ड कर दें, वो करे और आप भी फ़ायदा उठाएं और जिसको आपने फॉरवर्ड किया है वो भी फ़ायदा उठाए। आउटसोर्सिंग के फ़ायदे, लिमिटेशन, कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल? देन वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, वर्चुअल कंपनी या वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। आउटसोर्सिंग की एंड लिमिट, इतनी आउटसोर्सिंग कि आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों से रब्ता करना भी मैनुअल तर्क कर दें और वो रब्ते भी ऑटोमेटिकली सिस्टम से हो रहे हो और सिस्टम से रब्ता और सिस्टम से ऑटोमेटिकली चीज़ें आके कनेक्ट हो रही हो, ज़्यादातर लोग ना हो और हों भी तो गिनती के थोड़े से लोग हों और वो पूरे निज़ाम को चला रहे हो। जैसे कल हमने देखा था कि दराज एक बड़ी एग्जांपल है, करीम वगैरह, ऊबर वगैरह इसकी एग्जांपल है कि इस लेवल पे चले गए कि वो वर्चुअल कंपनी की तरफ चले गए। हमने सीए के अंदर एग्जांपल देखी CMADZ की कि एक छोटी सी जगह से वो एक ऐसी प्रोडक्ट जो कि पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है वो छोटी सी जगह से ऑपरेट करना शुरू हो गई। तो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में आपको फिजिकल स्ट्रक्चर बहुत लंबा चौड़ा नहीं चाहिए होता, आप कम बंदों के साथ आप उस पूरे निज़ाम को चलाते हैं अगर आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेट कर दिया। जितना ऑटोमेट होगा उतना अच्छा है। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस होंगे जिसमें मिडल मैन होगा ही नहीं, सारा काम वेबसाइट पे हो रहा होगा, हर चीज़ वेबसाइट पे होगी और वहीं से ऑटोमेटिकली रूट होगी। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में कोई कन्फ्यूजन?
ऑपरेशनल जो, हाँ उसके ऑपरेशनल प्रेमिसेस या तो होते नहीं या ना होने के बराबर होते हैं, बंदे या होते नहीं या बहुत ही कम होते हैं। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ ना कि आइडियल वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन वो है जिसमें ऑफिस की ज़रूरत ही ना पड़े। आइडियली करीम को या ऊबर को असूलन किसी भी जगह की ज़रूरत नहीं। बट अगेन चूँकि नेचर है हमारे मुल्क की कि यहाँ एक फ़िज़िकल एसेंस चाहिए, किसी को कोई मसला है तो वो जाके किधर जाके सर फोड़े, किससे टकराए, तो उनको कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट ऑफिसेस बनाने पड़ते हैं। अब दराज है, दराज के फ़िज़िकल ऑफिस की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने माल मंगवाया, कराची से आएगा, पेशावर पहुंचेगा और मैं वेबसाइट पर ऑर्डर कर रहा हूं, तो असूलन दराज का एक फ़िज़िकल ऑफिस ना भी हो तो चलेगा काम। बट चूंकि उनको एक फ़िज़िकल सेंस रखनी है, लोगों को अपने ऊपर भरोसा दिलवाना है, तो वो जगह जगह खुद ही से अपने फ़िज़िकल ऑफिस मार्केटिंग पर्पज़ के लिए बनाएंगे कि लोगों को लगे कि ये एक ज़िंदा कंपनी है और ये हवाई चीज़ नहीं है। क्लियर? जो वर्चुअल कंपनी है क्या ये फ़्रॉड के लिए इस्तेमाल होती हैं? ये फ़्रॉड करना चाहें तो कर भी सकती हैं, क्योंकि इन्हें पकड़ना फिर इतना आसान नहीं होगा। तो सम टाइम लोग इस तरह के वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं फ़्रॉड के लिए, और वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन आती है, लोगों में एतमाद बनाती है और फिर एक बड़ा सा फ़्रॉड करके गायब भी हो जाती है। तो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में फ़्रॉड करना भी आसान है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लोगों को इसलिए इस पर ट्रस्ट इतना ज़्यादा नहीं आता। आप इंटरनेट पे एक नया नाम देखते हैं और एक नए नाम का एक नया ब्रांड देखते हैं तो आपको थोड़ा डाउट होता है कि भाई मैं इसमें परचेजिंग करूं या ना करूं, मैं यहाँ पैसे खर्चूं या ना खर्चूं, पता नहीं है कौन लोग हों, सही लोग हों या ना हो। फिर आजकल ये लोन वाली ऐप्स जो है ज़रूरत से ज़्यादा चल पड़ी हैं और बहुत सारे लोग इसमें फंसते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बेचारे फंस जाते हैं और उसके बाद वो इतनी मुश्किल में आए हुए होते हैं, उस टाइम पर तो उन्हें शुगल मुगल लग रहा होता है। ऊपर से बताते भी इंटरेस्ट ऐसे करके हैं कि वो पर डे बताते हैं कि जी कोई इंटरेस्ट नहीं है जी, 0.8% पर डे है। वो महीने के अंदर ही 24% हो जाता है। तो वो और फिर उसके बाद उसकी तस्वीर, उसकी NIC, फिर उसकी वेरिफिकेशन, और सम टाइम जो है वो अपने घर का एड्रेस भी दे बैठता है, घर पे एक मुलाकात भी कर बैठता है बच्चा, उसके बाद वो भूल जाता है। तो आपने इस तरह के किसी झांसे में नहीं आना, वाकई नहीं आना। ये इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग ये वाला काम करना शुरू हो गए हैं जो लोन वाली ऐप्स है। उन्होंने कहा जी वो आजकल ब्लैकमेल करते हैं कि आपके घर की तस्वीरें हमारे पास, हम जानते हैं आप कहाँ पे हैं। ब्लैकमेल करने वाले तो हर वक्त मौजूद है ना। यानी मैं तो बात करूँ कि जो ये वाली ऐप्स हैं जिसमें आप अपनी खुशी से जाते हैं, जहाँ आप फंस के जाते हैं वो तो कोर्जन है ना, वो तो फिर घर आके कोई गन पॉइंट पे कोई काम करवा ले उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन आप अपनी खुशी से किसी के खूबसूरत सी पोज देख के, रंग बिरंगे सितारों को देख के अगर आपने वो ऐप इंस्टॉल कर ली और उस ऐप में अपना आपको फंसा लिया, तो ये काम नहीं करना। बाकी जो बुरा टाइम आना है उसको तो कोई नहीं रोक सकता, वो तो ज़ाहिर है लीगली तो बाउंड है। आप साइन कर रहे हैं, आप एग्री कर रहे हैं, आप बटन दबा रहे हैं, इन सारी चीज़ों की लीगल मतलब है। तो मजाक थोड़ी हो रहा है, टिकटॉक का अकाउंट थोड़ी है, जब मर्ज़ी बना दिया जब मर्ज़ी उड़ा दिया। तो ये प्रॉब्लम है कि लोग जो है ना वो अपनी वर्चुअल आइडेंटिटी को सीरियस नहीं ले रहे। हम तो लॉ पढ़ते हैं बिजनेस लॉ में, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम का, कि वर्चुअली जो आप कर रहे हैं उसमें वर्चुअल क्राइम्स भी हो सकते हैं। जी बहुत सारी इस तरह की स्कीम्स, बहुत सारी इस तरह की बेईमानियाँ, चालबाजियाँ मौजूद हैं। बस अपने आप को बचा के रखना है, ख्याल करना है, और कभी भी कहीं कोई आपको इन्वेस्टमेंट स्कीम नज़र आए, कुछ और नज़र आए, तो SECP की वेबसाइट पे जाना है, और अगर आप ज़्यादा अकल रखते हैं तो उस पर चीज़ें सर्च कर लेनी है, नहीं रखते तो वो आपको पाथ देंगे इसका जमा पूंजी का। जमा पूंजी जो कि गवर्नमेंट का पोर्टल है इन्वेस्टर्स की अवेयरनेस और एजुकेशन के लिए। जमा पूंजी इंग्लिश में JAMAPUNJI, जमा पूंजी। गूगल पे सर्च कर लें, नहीं तो SECP की या बैंक वगैरह की वेबसाइट पे जाएं, उसका आइकन आ रहा होता है, आप उस पे जाएं। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है जो आपको बताती है बहुत सारी चीज़ें, अवेयर करती है, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताती है, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताती है, स्कीमों के बारे में बताती है, कोई कंपनी जिसकी स्कीम में आप इन्वेस्ट करने लगे हैं वो लीगल है या नहीं है, रजिस्टर है या नहीं, इसके बारे में भी बताती है। तो कभी मौका मिले ज़िंदगी में पेपर्स के बाद तो कुछ थोड़ा सा टाइम इस वेबसाइट पे लगाइएगा अपनी फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए। जी IAS+ पे क्या है, स्टैंडर्ड्स की नोट्स पढ़े, वो स्टैंडर्ड्स की समरीज पड़ी हुई हैं। IAS+.com/standard, IAS+.com/standard।
स्टैंडर्ड डिलॉयट की वेबसाइट है। मैंने सिर्फ IS प्लस लिखा था तो कुछ नहीं था। नहीं, वो .com भी नहीं लिखा। .com तो लगा लेते हैं ना वो आपको। हाँ, तो कुछ भी नहीं आया। नहीं, वो वेबसाइट आई थी लेकिन वो स्टैंडर्ड से मुड़ गया। हाँ, असल में उस वेबसाइट पे बहुत सारे और पाथ है ना, इसलिए मैंने वो पाथ भी बता दिया था /स्टैंडर्ड। तो यहाँ जाएंगे तो फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लिस्ट आ रही होगी, जिसको भी ओपन करेंगे उसकी एक मुनासिब सी समरी, यानी कि तकरीबन अगर आप उसे कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो ज़्यादातर औसतन 2-2.5 सफ़े की समरी, जिसमें स्टैंडर्ड की काम की बातें होंगी। फिर उसमें डिटेल इंटरप्रिटेशंस भी होती हैं, वो तो जितना उसे ओपन करना चाहें काफ़ी कुछ है। हिस्ट्री भी दी हुई होती है, स्टैंडर्ड कब पैदा हुआ था, कब इसमें क्या क्या चेंज हुआ था, लेकिन जो काम की चीज़ है उसमें समरीज होती हैं, टू द पॉइंट काम की उन्होंने चीज़ें इकट्ठी की हुई होती हैं। जी, वापस इधर आते हैं। IT, वर्चुअल कंपनी, आउटसोर्सिंग, ऑल क्लियर। कहानी को आगे बढ़ाएं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम कितना पढ़ें दिखाएं ज़रा। असल में 3 छोटी छोटी सी बातें, लेकिन इस पर बात बहुत बड़ी हो सकती है, जिससे मुझे डर लग रहा है। और आगे हैं फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स वगैरह। नहीं, वो तो फिर आगे सिक्योरिटी वगैरह की बातें आ जाती हैं। लेकिन मुझे असल में डर ये है कि ये टॉपिक में लिखा हुआ बड़ा कम है, लेकिन असल इसकी गहराई ज़रा ज़्यादा है, और मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर हम बात भी करें। हाँ, लेकिन मैं इतना नहीं चाहता कि हम इतनी बात करेंगे हमारा आपको घर जाके पढ़ने वाला डाटा ही बड़ा कम हो। अगर ऐसा हो गया कि घर जाके पढ़ने वाला डाटा कम हो, तो फिर कल के लेक्चर में मिड टर्म के बजाय हमें पढ़ाई करनी होगी, ताकि आपके पास कुछ तो मवाद वीकेंड पे इकट्ठा हो। और आज ज़्यादा पढ़ लिया तो कल हम फिर मिड टर्म को डिस्कस कर सकेंगे। अब ये डिपेंड करता है इस वक्त मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। IT के अंदर मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, दुनिया में बहुत ज़्यादा तस्करा हो रहा है। सोशल मीडिया, बिग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सोशल मीडिया पे बात हमने चूँकि इतनी दफ़ा की हुई है, तो ये बात बड़ी आराम से है कि सोशल मीडिया ने बिज़नेस मॉडल चेंज कर दिया है, और जो बिज़नेसेस हैं अब उनकी अपनी डिजिटल आइडेंटिटीज़ हैं। जैसे कल भाई ने कहा कि एक छोटा बिज़नेस क्या करे, तो मैंने कहा छोटा बिज़नेस अपनी वर्चुअल आइडेंटिटी खूबसूरत बनाए, अपना पेज हसीन करके बनाए अपने आप को। तो सोशल मीडिया इज़ अ पाथ जहाँ पे एक छोटा सा बिज़नेस अपने आप को अच्छे तरीके से डिस्प्ले कर सकता है, और उसको मौका मिल गया। वरना क्या होता था, छोटा बिज़नेस हमेशा छोटा रह जाता था और बड़े बिज़नेस बड़े से बड़े होते चले जाते थे। बट सोशल मीडिया ने ये चीज़ ख़त्म कर दी। अब सोशल मीडिया पे जो अपने आप को जैसे डिस्प्ले करता है वो उस हिसाब से कमा सकता है। तो बिज़नेसेस की अपनी आइडेंटिटीज़ हैं। बिज़नेस को चाहिए कि वो इस चीज़ पे ध्यान दें, अपने फेसबुक पे ध्यान दें, अपने सोशल मीडिया पे ध्यान दें। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ध्यान नहीं देते, हम गलत कर रहे हैं। इफ़ वी से दिस अ बिज़नेस, तो हमें सोशल मीडिया पे फोकस करना चाहिए। हमें अपने फेसबुक के मैसेजेस को टाइमली रिस्पॉन्ड करना चाहिए, हमें फेसबुक पे कैंपेन्स चलानी चाहिए, हमें स्पॉन्सर्ड एड्स चलाने चाहिए, और मुख्तलिफ तरह की वर्किंग करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी लोग सोशल मीडिया पे बैठे हैं, उस टाइम पे रिलैक्स कैजुअल मूड में बैठे होते हैं, उस टाइम पे वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस भी कर रहे होते हैं, समझ भी रहे होते हैं। तो आइडियली जो सोशल मीडिया पे जितनी अच्छी प्रेजेंस देगा उसको उतना ज़्यादा कंपेटिटिव एज मिल जाएगा। तो सम टाइम एक अच्छे फिज़िकल स्टेबल चलते हुए बिज़नेस को सोशल मीडिया की ज़रूरत पड़ती है अपने काम को बढ़ाने के लिए। नए बिज़नेस को ज़रूरत पड़ती है सोशल मीडिया की कि वो ज़्यादा लोगों तक रीच करे। बहुत सस्ते में, कम पैसों में अच्छी एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया पे हो जाती है, और उससे आपकी रीच भी बेहतर होती है, आप ज़्यादातर लोगों तक पहुंचते हैं। फिर सोशल मीडिया पे और बड़ी मज़ेदार की बात है, टीवी पे आपने ऐड देखा, किसी ने कहा हमारे सेल लगी हुई है, और नंबर आया, पता नहीं आपने मिलाया या नहीं मिलाया। सोशल मीडिया पे आपके पास ऐड आया, वहीं पे बटन आ रहा होगा कॉन्टैक्ट अस, एक क्लिक पे फ़ौरन से वो कॉल कर देंगे, या उनका मैसेज ड्रॉप हो जाएगा, या आप उनके व्हाट्सएप नंबर पर पहुँच जाएंगे जो उनका मार्केटिंग के लिए, और आप वहाँ पर कोई पैगाम देंगे तो कम अज़ कम कोई नुमाइंदा आपको रब्ता कर लेगा। तो सोशल मीडिया पे एक अच्छी कैंपेन डेवलप करना, अच्छा पेज बनाना, आज के दौर में IT ने ये चीज़ लोगों के लिए आसान कर दी है। जी, एग्ज़ाम डिले कराने की कोशिश करना, ठीक है। सोशल मीडिया का भी तो पर गलत यूज़ करते हैं ना, सही यूज़ करें तो मज़ा आए। स्टाइपेंड के पीछे कितना पड़े हुए हैं, यकीन माने मुझे बड़ी हैरत हुई, इन्होंने इतना स्टाइपेंड बढ़ा दिया। और उसके बाद उस पोस्ट के नीचे मैंने सिर्फ नफ़रत वाली बातें देखी। वो बच्चे जो है ना, असल में एक ये बड़ा एक अलमिया है कि लोग इसको सैलरी से कंपेयर करते हैं। बात ये है कि ये आप नौकरी पे थोड़ी लगे हैं, नौकरियों पे लोग कब लगते हैं
मेडिकल का बंदा 8-10 साल बाद नौकरी पे, 12-13 साल बाद कई दफ़ा नौकरी पे लगता है, वो स्पेशलाइजेशन वगैरह करके। इंजीनियर कब नौकरी पे लगता है? पहले वो इंजीनियरिंग की वो डिग्री करता है, फिर वो पता नहीं क्या क्या अपने थीसिस बनाता है, क्या क्या कुछ करने के बाद 5-6-7 साल बाद जाके वो इस काबिल होता है कि वो अपनी नौकरी शुरू कर सके। यहाँ हमारे वो टाइम बहुत जल्दी आ जाता है जब आप फाइनेंशियली कुछ ना कुछ गेट करना शुरू कर देते हैं। यानी कि अगर एक स्टूडेंट सीए में आया है और से कि वो फर्स्ट अटैम्प्ट में जा रहा है तो 2 साल, से वो फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं जा रहा 3 साल, से वो बहुत स्लो जा रहा है 4 साल, वो अखीर स्लो जा रहा है। कहने का मतलब है कि एक बंदा जो फर्म में पहुंचा है ना, वो औसतन 2.5 से 3 साल ऑफ एजुकेशन के बाद पहुंच गया है। तो किसी भी और फील्ड में जब वो बैचलर्स करता 4 साल का, फिर मास्टर्स करता, फिर शायद एमफिल वगैरह के आसपास कुछ करता, फिर इस काबिल होता कि वो कुछ कमाता। तो ये आर्टिकल्स वाले टाइम को ये नहीं सोचना कि ये अब हम नौकरी शुरू हो गई है, ये अब आप अपने स्किल्स पे काम कर रहे हैं। दूसरे सिर्फ पढ़ते हैं, आप पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिकल ज़िंदगी में भी जा रहे हैं। तो जब आप प्रैक्टिकल ज़िंदगी में पहुंच गए और इतनी जल्दी पहुंच गए कि एफएससी के बाद 2.5 साल 3 साल हुए थे और आप पहुंच गए, तो उस टाइम पे ये नहीं सोचना। अब वो ऐसी ऐसी इमोशनल बातें कि भाई ट्रेनी भी तो एक एम्प्लॉई ही होता है ना, ये भी तो इंसान है। क्या इसके घर में माँ बहन नहीं है? क्या इसके घर में बाप भाई नहीं है? क्या इसके घर में ऐसा नहीं है? क्या इसने खर्चा नहीं उठाना? क्या इसने बाप को हेल्प नहीं करनी? क्या इसने आने वाले बच्चों को पालना नहीं है? और भाई वो पता नहीं कब आना है उन बच्चों ने, कब आपने पालना है। एक बच्चा क्यों सोच रहा है इस बारे में? रेंट करें, ज़रूर कंपेयर करें, बट अभी मत कंपेयर करें। सीए में आने के 7-8 साल बाद आप कंपेयर करें कि आपको क्या मिल रहा है और क्या आप उसमें खर्चे पूरे कर पा रहे हैं या नहीं। उनसे मुकाबला करें ना जिन्होंने आपके साथ नौकरियों पे लगना है, जिसने एमकॉम करने के बाद नौकरी पे लगना है, जिसने किसी और क्वालिफिकेशन के बाद नौकरी पे लगना है, जिसने ACCA करने के बाद नौकरी पे लगना है। उनकी तो ट्रेनिंग मैंडेटरी नहीं है, वो तो कहीं पर भी जॉब करें काउंट हो रही होती है। तो कहने का मतलब ये है कि एक नौकर नौकरी से अपने आप को कंपेयर करे। और मुझे याद है बीच में पीछे एक पास प्रेसिडेंट थे, उनसे एक बच्चे ने कहा, शायद मैंने पहले भी जिक्र किया हो, कि वो एक बच्चे ने कहा कि जी मैं एक जगह पे आर्टिकल्स करने गया तो मुझे बड़ी शर्म आई क्योंकि उनका ऑफिस बॉय मेरे से ज़्यादा तनख्वाह ले रहा था। तो उन्होंने कहा बेटा तो फिर आप ऑफिस बॉय क्यों नहीं बन जाते? अगर आपको इतनी ही शर्म आ रही है कि ऑफिस बॉय आपसे ज़्यादा पैसे ले रहा है तो गो फॉर दैट प्रोफेशन। जाओगे? बच्चे ने कहा नहीं। उन्होंने कहा क्यों नहीं जाओगे? उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे मैं ज़रा आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम होके ज़्यादा अच्छे कमाऊँगा। तो उन्होंने कहा फिर उस ग्रूम होने की कॉस्ट है। तो हर चीज़ में इमोशंस नहीं होते। होता पता है क्या है? इस तरह की बातें करने के बाद आप लोग अपने खुद पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं। जब भी इस तरह से, मतलब मज़े की बात है कि अपने स्टाइपेंड बढ़ाया अपनी तरफ से, अच्छा खासा जो उनकी कैपेसिटी थी, जो सोचने की, समझने की या उनकी चीज़ों को एक्ट करने की, उन्होंने उससे काफ़ी आउट ऑफ द वे निकल के की। और नीचे बच्चों ने, किसी बच्चे ने ये नहीं कहा कि शुक्रिया आपने सोचा तो सही, सिर्फ नफ़रत ही नफ़रत थी। और जनरली वो सोच रहे होंगे यार हम पागल थे, नहीं करना चाहिए था। जैसे मैं सोचता हूँ कि यार मैं पागल था, कम पैसे हमने रखे, हम पागल थे, हमने बच्चों को इंस्टॉलमेंट्स दी, हमने सहूलत दी, क्योंकि उसके बाद भी बच्चों ने तो फिर बदतमीज़ियाँ की हैं। तो जब बदतमीज़ियाँ ही करनी है उन्होंने, तो ठीक है, जब हमने बुरा होना ही है तो कम से कम हम फाइनेंशियली तो अपने आप को स्टेबल करें। तो वाकई आई कैप कुछ ना करता, अगर गालियाँ ही सुननी थी मत बढ़ाता। तो अपनी तरफ से 16,500 को उठा के 19,300 तक कर दिया। किसका? एक स्टूडेंट जो कि अपनी स्किल्स पे काम कर रहा है को इतना वजीफ़ा मिलेगा। 19,300 कम होता है वजीफ़ा? मतलब आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आप ये मत सोचें वो नौकरी है। ये चीज़ शदीद ज़रूरी है समझना कि आर्टिकल्स नौकरी नहीं है। और मज़े की बात है, मेरे लिए बोलना आसान है, कोई फर्म वाला बोलेगा आप कहेंगे जी तुम तो खुद इसमें मिले हुए हो, तुम तो चालबाज आदमी हो। मैं तो टीचर हूँ, मुझे तो नहीं ट्रेनी स्टूडेंट्स के पैसे कम ज़्यादा होने से ज़्यादा होंगे, मुझे खुशी होगी, मेरे बच्चे जो है वो अच्छे पैसे कमा रहे होंगे। लेकिन अगेन सोचने के नज़रिए का फ़र्क है कि नौकरी नहीं है, ये एक काम है जो भी आप सीख रहे हैं। किसी और के पास आप उन कंपनियों में घुस भी नहीं सकते थे जिन कंपनियों में आपको एंटर करके आपको पता नहीं क्या क्या एक्सपोजर मिल जाएगा। आप MCB के हेड ऑफिस के अंदर घुसने की कोशिश करके दिखाएं, और कहाँ आप MCB के हेड ऑफिस में उनके ट्रेजरी के हेड के सामने बैठ के उन चीज़ों के ऊपर बात कर रहे होंगे और उससे चीज़ें सीख रहे होंगे और चाय भी पी रहे होंगे। तो वही बात है कि ये मतलब ना बिला वजह हर चीज़ में इतने इमोशन जब बंदा ऐड कर देगा ना, तो वो हर वक्त मायूस रहेगा ज़िंदगी से।
ये काम मत करें, वरना ज़िंदगी में ना मायूस रहना आसान है, खुश रहना मुश्किल है। मायूसी शदीद तरीन आसान काम है, तो थोड़ा सा एटीट्यूड बदलना बड़ा ज़रूरी है। तो बहरहाल मतलब जो है ना, वो मैं मुसलसल ना, मैं जेन्युइनली पिछले 1-1.5-2 साल से बहुत परेशान हो रहा हूँ कि कम्युनिटी तबाह हो रही है, टोटल तबाह हो रही है, और सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन भाई बहुत दूर निकल जाते हैं जी। ठीक है जी। फिर सोशल मीडिया पे आप पूरा वो वर्क नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं फिर उन्होंने वही रिजल्ट लेना। आप आए, आप उस चीज़ों को के लिए डिफेंड करें, आप जाते एक छोटी सी पोस्ट करके भाग जाते हैं। जब अच्छे बंदे नहीं जा रहे तो बुरे तो काम करेंगे। ठीक है, इन्होंने सही कहा। इन्होंने कहा देखिए सोशल मीडिया पे अगर आप नहीं जाएंगे, आपके जहन में कुछ अच्छे नज़रियात हैं, आप अच्छे नज़रियात लेके नहीं जाएंगे, तो वहाँ कौन मिलेंगे? बुरे नज़रियात वाले। ठीक है, वही बात है कि मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हम जो कर रहे हैं वो परफेक्ट है, मैं मान रहा हूँ कि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा नहीं है। हाँ, अपने तौर पे हमें अपने विजन के मुताबिक लगता है कि ठीक है, हम हल्का हल्का सा सोशल मीडिया पे इन्फॉर्मेशन डालते आ रहे हैं, डिसेंट इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, कोई चालबाजियाँ नहीं कर रहे। आहिस्ता आहिस्ता हमें इस विंग को डिसेंट तरीके से ग्रो करना होगा। प्रॉब्लम है कि इस विंग के लिए जो बंदे लेके आएंगे वो कौन से होंगे? उसी दुनिया के। उनको किस तरह की हरकतें आती होंगी? उसी दुनिया वाली। तो इसलिए थोड़ा सा डर लगता है कि आप पहले लोगों को अपने तौर पर एथिकली ट्रेन करें और फिर उनको बताएं कि सोशल मीडिया पर आपने चीज़ों को किस तरह से लेके चलना है। तो बहरहाल सोशल मीडिया बिजनेसेस के लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। स्टाइपेंड से रिलेटेड सवाल। आपने कहा था कि स्टाइपेंड का मेन पर्पस रेंट वगैरह इन सब चीज़ों को जो है ना मीट करना नहीं है, ठीक है। तो स्टाइपेंड का फिर बेसिक पर्पस है क्या? मोटिवेट करना एक इंसान को जो कि ट्रेनिंग हासिल कर रहा है, और चूंकि उस ट्रेनिंग में वो काम कर रहा है तो उसको ये ना लगे कि मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे तो सिर्फ काम ही करवाया जाता है। एक छोटा किसी वर्कशॉप को ज्वाइन करता है किसी मैकेनिक के पास, इस इरादे से कि कल को मैं अपनी वर्कशॉप करूँगा, और उसे पता होता है कि इस बड़े ने मुझे सब कुछ सिखाना है। तो उस बड़े को आके कहता है जी आप सुबह से लेकर रात तक मेरे से काम करवाएं। दुकान पे 20 बाइक्स होंगी ना, तो वो छोटा बड़े को कहेगा जी आप कोशिश करें, देखें ये 20 की 20 मैंने करनी है। वो पागल है जो ऐसा कह रहा है। उसे पता है कि 20 बाइक्स पे हाथ साफ़ करूँगा, मेरा हाथ इतना साफ़ होगा कि मैं कल को इसी मैकेनिक के मुकाबले में दुकान लगा के बैठ जाऊँगा। उसके बाद डे एंड पे वो मैकेनिक उसको मोटिवेट करने के लिए कोई चाय पानी दे देता है, थोड़े से पैसे दे देता है। टेक्निकली ये कमर्शियल अरेंजमेंट है। एक बंदा आके कहीं एफर्ट कर रहा है और एफर्ट करके वो टोटल अपने आप को डेवलप कर रहा है। कोई दूसरा उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है उस एफर्ट की, लेकिन वो दूसरा उससे कमा भी रहा है। तो समहाउ एक दरमियान में डिसेंट सा पे ऑफ हो, जिससे आपने स्किल सीख ली, उसने कमा लिया, और दरमियान में एक मुनासिब से पैसे उसने आपकी तरफ ट्रांसफ़र भी कर दी इजाफी तौर पे कि जो मैं तुम्हें स्किल भी दे रहा हूँ और कुछ पैसे खर्चे पानी के भी दे रहा हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं है, ये स्टाइपेंड होता है। उसके बाद आप अक्सर क्लाइंट पे जब जाते हैं तो आपको आने जाने के किराए मिलते हैं। अक्सर क्लाइंट आपको खाने देते हैं 2-2 टाइम के। अक्सर क्लाइंट दूसरे शहर में होते हैं, आपको रिहाइश देते हैं। तो अगेन बहुत सारी चीज़ें, वही बात है कि दुखी आत्माएँ वो कभी भी नहीं डिस्कस करते हैं। लेट सेटिंग इतने लोग आपको बताएंगे। मैं जेन्युइनली आई कैप में सीए फाइनल के तकरीबन को 200 के करीब सामने बच्चे बैठे हुए थे। एक सेशन था, मैंने उनसे कहा मुझे सच्ची सच्ची बताएं, पेपर में महीना था और यही बात होती थी। बच्चे कहते सर लेट सेटिंग की वजह से हम पढ़ नहीं पाए। सीए फाइनल का था, शायद ऑडिट का सेशन था। तो मैंने उनसे कहा था कि अच्छा चलें ठीक है, मेरे एक सवाल का जवाब दें, पूरे साल में इतने कितने दिन हैं जब रात 2 बजे से ऊपर की आपकी लेट सेटिंग हुई? फिर मैंने सवाल रिवाइज़ किया कि रात 12 के बाद कितनी हुई, तो उतने सारे ऑडियंस में से जो ओवरऑल जवाब निकला गालबन ये था कि पूरे साल में 15 ऐसे दिन थे जब इतनी बड़ी लेट सेटिंग हुई कि हाँ ठीक है, अब कहेंगे यार पूरा दिन क्या, रात भी इतनी सारी गुजर गई, लेट सेटिंग है। और फिर मैंने कुछ और भी पूछा, फिर मैंने कुछ और भी पूछा, मैंने कहा इतने कितने दिन हैं जिसमें आप सुबह 9 बजे पूरे पहुँचे? सरप्राइजिंगली 2 बच्चे सिर्फ ऐसे थे जो कह रहे थे कि हम 9 बजे पहुंचते हैं। कोई 10 बजे पहुंचता है, कोई 10:30 बजे पहुंचता है, कोई 11 बजे पहुंचता है, ये कोई नहीं बताएगा आपको। काम नहीं होता। कई दफ़ा फर्म में आप ज्वाइन करते हैं, सम टाइम फर्म में आप ज्वाइन करते हैं, आपको क्लाइंट पे एलोकेट नहीं करते, उनके पास बैठाने की जगह सम टाइम नहीं होती, आपसे कहते हैं घर बैठो काम होगा, हम आपको बुलाएंगे। 1.5 महीना फारिग बैठा रहता है बच्चा। जब फारिग बैठा रहता है फिर फेसबुक पे आके पोस्ट करता है मैं एक फजूल सी फर्म में हूँ जो सिखाई ही नहीं रही और घर बैठा रही है, मेरे से काम कराएंगे तो मैं सीखूंगा।
जब काम कराएंगे एक फजूल सी फॉर्म में बैठा वो मेरे से काम इतना करा रहे हैं, मैं पढ़ूंगा कब? और भाई तो 1.5 महीने जब फारिग बैठे थे तब पढ़ लेते। तो नॉर्मली बच्चे से ये फाइनल में कहते हैं कि सर हम पढ़ना शुरू करते हैं, लेट सेटिंग आ जाती है। मैं कहता हूँ सर आप थोड़ा सा मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, लेट सेटिंग आ जाती है। तो मैं उनसे कहता हूँ इस जुमले को उल्टा बोला करें, मेरी लेट सेटिंग शुरू होती है तो मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ। तो इतने सारे दिन इनके पास बहुत सारे रिलैक्स आते हैं। असल में कैफ में ये चीज़ समझना मुश्किल है। मैं कैफ से ज़्यादा, वही जैसे इमरान खान कहता है ना, मैं मगरिब को ज़्यादा जानता हूँ। तो मैं सीए फाइनल को एज अ प्रिंसिपल पिछले 8-10 साल से लीड कर रहा हूँ। तो वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के लोगों का मिजाज, वहाँ की कम्युनिटी का मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा है। तो टोटली वो जुल्म कर रहे होते हैं अपने साथ। लंबी असाइनमेंट्स मिलती हैं, बहुत टाइम होता है, सीजन्स देखते रहते हैं। उनसे लेटेस्ट सीज़न पूछ लो, उन्हें सब पता होता है। लेटेस्ट फिल्में उन्हें सारी पता होती हैं। पढ़ाई की बात आ जाए तो पढ़ना उन्होंने उस दिन सोचना होता है जिस दिन उनकी लेट सेटिंग रात 1 बजे की होती है, और उस दिन रात 1:30 बजे पोस्ट करेंगे जी मैं इस वक्त घर जा रहा हूँ, इस वक्त बंदा पढ़े या घर जाए। भाई तुम उस वक्त पोस्ट करते जब 1 हफ्ते की छुट्टियाँ लेके गए हुए थे, जब एक क्लाइंट पे गए दूसरे शहर और पता था कि 15 दिन बाद प्रॉपर काम शुरू होगा, और 15 दिन होटल में बैठे रहे, फिल्में देखते रहे, घूमते फिरते रहे, वो नहीं कभी पोस्ट किया। हर ज़िंदगी में, हर किसी की ज़िंदगी में अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, थ्रेट भी होती हैं, मसले भी होते हैं, खुशियाँ भी होती हैं। कहना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें। प्रॉब्लम ये है कि हम दुख को हाईलाइट ज़्यादा करते हैं, और इतना हाईलाइट करते हैं कि उसके बाद खुद दुखी होना शुरू हो जाते हैं। ये होता है, आप सम टाइम जब इतना ज़्यादा पोर्ट्रे करते हैं ना दुनिया के सामने अपने आप को दुखी, तो बंद कमरे में अकेले बैठ के भी अपने आप को आप दुखी ही समझना शुरू कर देते हैं। तो कम से कम दुनिया को धोखा दें, अपने आप को तो धोखा मत दें। और ये सोशल मीडिया आपकी हेल्प करता है आपके अंदर के जज्बात को एग्रेवेट करने के लिए। लेट सेटिंग्स की पॉलिसी नहीं है कि वो डेज दोबारा से वो कर जाए? लेट सेटिंग अगर ऑफिशियल तरीके से हुई है, लेट सेटिंग नहीं सर, लेट आने पे कुछ भी नहीं है, कि वो डेज दोबारा से जो है ना, मज़े की बात है, सुकून है। हर जगह हर क्लाइंट पे अपना कल्चर चल रहा होता है। औसतन सीनियर 11 बजे आते हैं, 11 बजे, लेकिन शाम अगर वो 7 बजे जा रहे हैं तो कहते हैं देखो 5 बजे ऑफिशियल टाइम है, 2 घंटे की लेट सेटिंग करा ली। और मज़े की बात है 11 बजे आके कौन सा काम वाकई शुरू हो जाता है। आगे पहले तो देखना होता है कि कौन सा क्लाइंट अच्छा क्लाइंट है, तो चाय, फिर चाय पे डिस्कशन होगी कि चाय के साथ क्या बिस्किट होने चाहिए, फिर वो खा रहे होंगे। अच्छा, फिर काम शुरू होगा तो साथ साथ पूरी टीम में एक डिस्कशन चल रही होगी, आज दोपहर का खाना कौन से होटल का खाना है। फिर क्लाइंट ने ला के देना है। मतलब जेन्युइनली औसतन आर्टिकल्स के एक डे में एक स्टूडेंट औसतन, औसत का मतलब है कभी ज़्यादा काम होगा, कभी काम होगा, किसी एरिया में ज़्यादा काम होगा, किसी एरिया में कम होगा, औसतन 3-3.5 घंटे काम करता है एक दिन में। सबके पास लैपटॉप्स मौजूद होते हैं, सबके पास ऑनलाइन लेक्चर्स मौजूद होते हैं, सबके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है, उसके बाद वो अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करते। ये ऐसे ही है जैसे आप एक फ़िज़िकल ओनली क्लास में एडमिशन लें और सेशन के एंड पे कहें कि जी ये कॉलेज मेरे साथ जुल्म कर रहा है, मुझे ऑनलाइन की एक्सेस नहीं दे रहा। भाई आपने फ़िज़िकल ओनली में एडमिशन लिया था, आप जानते थे कि आप फ़िज़िकल में, आप पहले दिन मोटिवेटेड थे। 3 डेज़ अ वीक अगर हमारी क्लास होती है और इस क्लास में से अगर आपकी 5 छुट्टियाँ हो गई हैं तो सोचो तो सही कि किया क्या है। तो जब आप अपने लिए सीरियस नहीं है ना तो किसी ने आपका कुछ नहीं करना। और अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि हमारे बच्चे जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, आप जल्दी वालिदैन से आज़ाद हो जाते हैं। 2, 2.5, 3 साल के बाद फर्म में चले गए तो घर वालों को लगता है बच्चा बड़ा हो गया, अपना अच्छा भला बुरा सोच लेगा। वो छोटा बच्चा ही है बेचारा। मैंने इस दफ़ा ऑडिट का सेशन हुआ है फाइनल में पेपर से महीना पहले, तो जनरली जैसे बच्चों को सिखाया जाता है ना, मैंने कहा जी मैंने मानना ही छोड़ दिया कि आप बड़े हैं। उनको बाकायदा मैंने डे वाइज प्लान बना के दिया, इस दिन इतना पढ़ना है, इस दिन इतना पढ़ना है, इस दिन ये वीडियो देखनी है, इस दिन ये पास पेपर के सवाल करने हैं। और जनरली उस दिन मुझे अच्छा लग रहा था कि मैंने वाकई सही किया है, चूँकि प्री मैच्योर हो जाते हैं। छोटी सी एज है, आपकी हंसने खेलने के दिन है, आप फर्मों में जाके खुश खुश बातें करना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, तो बात क्लियर है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ऑनलाइन सोशल मीडिया पे हमने बात की, बिग डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के दौर की सबसे बड़ी टेंशन। जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उतना ही बड़ा थ्रेट। तो डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होती है और बहुत सारी सर्विसेज उसके साथ कनेक्ट हो जाती हैं।
बहुत सारी चीज़ें उस पैटर्न में चलना शुरू हो जाती हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है, एक मौका देती है कि आप कम टाइम में ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। वो बिजनेसेस जिनने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने बिजनेस प्रोग्राम में ऐड कर लिया, उनके बहुत ज़्यादा मसले हल हो गए। कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके पास टाइम नहीं होता था कि वो मरीज़ों को देखें, और मरीज़ चाहते थे कि हम इसी डॉक्टर से ही इलाज कराएं। उनकी वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट पे जाके मरीज़ अपने आप को एनरोल कराता है, पैसे जमा कराता है, फिर सामने उसकी ऑप्शन आ रही होती हैं कि हाँ भाई आपको इनमें से क्या, इन 9-10 बड़े मसलों में से कौन सा मसला है। आपको हड्डी टूटी है, कोई जिस्म में तकलीफ़ है, बुखार है, क्या है, वो कहते हैं जी मुझे बुखार है। क्लिक किया, ऑप्शन आ जाती हैं, इन 9 में से कौन सा तरह का बुखार, क्या सर दर्द के साथ बुखार है, बगैर सर दर्द के बुखार है, जिस्म गर्म हो रहा है, छींकें ज़्यादा आ रही हैं, क्या आ रहा है, अब जी जिस्म गर्म हो रहा है और छींकें ज़्यादा आ रही हैं। क्लिक किया, ओपन हो गया। क्या आपको किसी मच्छर ने तो नहीं काटा था, क्या आप ठंडे मौसम में बाहर तो नहीं निकले थे, सामने मुख्तलिफ सारी ऑप्शंस क्लिक करता है। क्योंकि डॉक्टर क्या करता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको गले थोड़ी लगा लेता है। आप अपनी सीट पे बैठे होते हैं, वो आपसे दूर बैठा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल इंटरेक्शन ये होता है कि वो आपकी हार्ट बीट सुनने की कोशिश करता है, और वो भी हर मर्ज़ में नहीं होता। आप नॉर्मली मुंह से बताते हैं, तो जो आपने मुंह से बताना है वो आपने क्लिक करके बता दिया। डॉक्टर भी क्या करता होता है, आपसे अलग अलग सिम्टम्स पूछते अपने दिमाग में एक डाटाबेस चलाते अंदाज़ा लगा रहा होता है कि आपको वो वाली बीमारी तो नहीं। और जब वो सिम्टम्स 80-90% मैच कर जाते हैं तो आपसे कहता है कि ठीक है ये दवाई है, 3 दिन तक ले, ना हो तो मुझे आके बताना। वो भी तुक्का लगाता है कि हो सकता है 10% चांस जो किसी और बीमारी का है वो ना हो, चलो ये दवाइयाँ दे के देख लेता हूँ। तो कंसिडर कि आप एक वेबसाइट पे जा रहे हैं, वेबसाइट आपसे सारे सवाल पूछ रही है और एंड पे वेबसाइट आपसे कह रही है ये दवाइयाँ, और वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप पेमेंट यहीं अभी क्लिक कर दें और पेमेंट कर दें तो ये दवाई आपके घर डिलीवर भी हो जाएगी। मसला हल हो गया। या कम से कम एक डॉक्टर जो बहुत मसरूफ़ है और वो चाहता है कि मैं हर पेशेंट की हिस्ट्री 1 घंटा लेके उससे समझूं और उसके बाद उसको असेस करूं, तो उसकी वेबसाइट वो ऐसा हो सकता है कि वो अपने जो असिस्टेंट है उसको कह दे कि जो भी पेशेंट है उस पेशेंट से पहले सॉफ्टवेयर पे फॉर्म पे एंट्रियाँ करवाओ। तो पेशेंट के कमरे में एंटर होने से पहले उसकी हिस्ट्री बनी हुई हो, जब जैसी पेशेंट एंटर हो इधर ये एक प्रिंट निकाले, इसे एक कागज़ को 5 मिनट देखने से उसे सारा पता लग जाए। वो कहे हाँ जी फिर उसके बाद क्या हुआ था जब आपको वो वाली खांसी हुई थी। वहाँ से अगली बात होगी, 5 मिनट में मसला हल हो जाएगा, दवाई देगा। 1 घंटे की तशखीस 10 मिनट में हुई, इस 1 घंटे में अब ये 5-6 और पेशेंट देख लेगा। तो इसने जो 3000 या 2500 कमाना था एक पेशेंट को देख के 1 घंटे में, अब ये 6 पेशेंट्स को देखेगा, ये 10,000 रुपये से ऊपर कमाएगा, और ये बड़े आराम से जो इजाफी पैसे हैं उससे अपनी टेक्नोलॉजी अपने असिस्टेंट पे इन्वेस्ट कर सकता है। पेशेंट भी सेटिस्फाई हो जाएंगे कि डॉक्टर 2 दफ़ा चेक करते हैं। हाँ, पेशेंट भी सेटिस्फाई होंगे कि हमारी डिटेल से रिपोर्ट ली, और दूसरा डॉक्टर को भी आपके हिस्ट्री आ गई, अगली दफ़ा भी सारी कहानी दोबारा रिपीट नहीं होगी, आपकी पेशेंट आईडी के साथ हिस्ट्री मौजूद है। कितना मज़ा आएगा कि उसी पेशेंट आईडी के साथ आपके टेस्टों की हिस्ट्री भी आ रही हो कि 2 साल पहले टेस्ट कराया था शुगर का इतना आया था, 6 महीने पहले कराया था इतना आया था। चुगताई लैब में आप जाके आप अपने सैंपल्स वगैरह दें, वो आपको एक पेशेंट आईडी देते हैं। वो पेशेंट आईडी अगर आपके पास सेव हो और आप दोबारा कभी टेस्ट कराने जाएं तो आप कहें इस पेशेंट आईडी पे से डाल दें, तो वो आपको एक लिंक मैसेज कर देंगे। जब टेस्ट हो जाएंगे कहेंगे आप आके कलेक्ट कर लें या इस लिंक पे मौजूद है। वो जो आपने आना था और उन्होंने एक प्रिंट निकाल के देना था वो सॉफ्ट में आप घर बैठे डाउनलोड कर लेते हैं। दिस इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इदारे की टेंशन ख़त्म हो गई। 100 लोगों ने चक्कर लगाना था, 80 तो घर बैठ के डाउनलोड कर लेंगे। 20 चक्कर लगाएंगे, उन 20 को सर्विस भी अच्छी मिल जाएगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि सिस्टम, टूल्स, कंप्यूटर आपको खुद ही से सोच के थोड़ी सी हेल्प करे। इसको ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए हम एक सिस्टम देखेंगे, एक्सपर्ट सिस्टम, इंशाल्लाह मोस्ट प्रॉब्ली अगले ही हमारे वर्किंग लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 4 में। तो हम आर्टिफिशियल सिस्टम, वो एक्सपर्ट सिस्टम में देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बैकएंड पे क्या सिस्टम है, वो कैसे काम कर रहा होता है। बिग डाटा की तरफ आते हैं। यकीन माने ये जुल्म है, इतनी सी बात है ना, 2 लाइनें बिग डाटा के ऊपर। जब आपने MFA को डिसाइड कर ही लिया था कि ये वो पेपर है जिसको जिद्दत समझानी है, तो बिग डाटा पे कम से कम 4 सफ़े होने चाहिए थे। बिग डाटा इज़ द फ्यूचर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइड पे चली जाती है। बिग डाटा इज़ द थिंग। दुनिया में इस वक्त जो सबसे बड़े बिजनेस में जो चीज़ें हो रही हैं वो बिग डाटा की वजह से हो रही है। बिग डाटा है क्या? बिग डाटा है कि बहुत लार्ज डाटा सबके पास बहुत सारे तरह से कलेक्ट हो रहा है। इस बहुत बड़े लार्ज डाटा के साथ लोग कितनी अच्छी प्रोसेसिंग कर जाएं, ये कमाल है। फेसबुक के पास आप सबका नाम मौजूद है, आप में से अक्सर के एड्रेसेस भी मौजूद हैं, आपके जेंडर्स का भी उन्हें पता है, आपकी एज का भी उन्हें पता है, आपने कौन कौन सी जगह पे किस किस चीज़ को लाइक किया है ये भी पता है,
आपने कौन कौन सी जगह विज़िट की है ये भी उन्हें पता है। अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी उनके पास है, अगर वो इसको एनालाइज ना कर सके तो जुल्म है। हमारे पास ये डाटा मौजूद है कि हमारे पास इस वक्त कैफ के शुरू के 3 पेपरों में कितने बच्चे हैं, दरमियान के 3 पेपरों में कितने बच्चे हैं, आखिरी पेपर्स में कितने बच्चे हैं। अगर हम एनालाइज ही ना कर पाएँ कि हमारे ही अपने कितने बच्चे अगले पेपर्स में आ रहे होंगे और हम अपना टाइम टेबल ही उसके मुताबिक ना बना पाएँ तो हमारी गलती है। हमारे पास बिग डाटा तो है, हमें पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस टाइम पे तकरीबन 700 के करीब बच्चे हमारे पास टैक्स में हैं। अब टैक्स वाला बच्चा टैक्स के बाद क्या पढ़ता होगा, क्या पढ़ना चाहिए उसे, ये डिपेंड करता है उसने टैक्स कब उठाया। फास्ट ट्रैक वाले बच्चे की बात नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि इसने टैक्स के साथ FR1 कम से कम उठाया होगा और शायद तीसरा कम्बिनेशन बी लॉ, शायद बी लॉ तक ना पहुंचा, उसने 2 पेपर उठाए हों। तो इसका मतलब है कि मोस्ट प्रॉब्ली इसके नेक्स्ट कम्बिनेशन में बी लॉ के होने के चांसेस 50% है, लेकिन कॉस्ट के होने के चांसेस 100% है। तो इफ़ वी आर ऑफरिंग कॉस्ट अकाउंटिंग तो हमें ये समझना चाहिए कि अगली दफ़ा 2 बैचेज़ हमें देने पड़ेंगे, और अगर हम 1 बैच दें तो उसके लिए कैंपस का सबसे बड़ा कमरा अवेलेबल करना चाहिए, और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग या उसकी मज़ीद रिले के लिए भी हमें उतने ही बड़े साइज़ का कम से कम दूसरा कमरा रखना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी बेवकूफ़ी है, क्योंकि हमारे पास बिग डाटा है। बिग डाटा इज़ ब्लॉटिंग ऑफ डाटा, बहुत सारी जगह आपका पता नहीं कितना कितना डाटा कहाँ किस किस तरह से पड़ा हुआ है, और बिजनेसेस के पास ये डाटा है। तो अगर बिजनेसेस इस डाटा को एनालाइज नहीं करेंगे तो ये सही काम नहीं होगा, ये वो समझ नहीं पाएंगे। इतने सारे बिग डाटा को एनालाइज करना भी आसान नहीं है, इसमें से ट्रेंड निकालना भी आसान नहीं है। फॉर एग्जांपल एक टाइम पे मैंने अभी को 2-3 महीने पहले अपनी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह जो मुख्तलिफ पोर्टल्स पे हो रही थी उनको देख के जब एनालाइज़ किया तो ये पता लगा कि 20% बच्चे जो है लाहौर के थे, तकरीबन 38% बच्चे इस्लामाबाद रावलपिंडी से थे, और बाकी कराची से तकरीबन को 15-20% थे, और फिर रेस्ट ऑफ द उसमें अलग अलग जगह पे थे, डिफाइंड थे। तो थोड़ी सी एफर्ट करने के बाद पता ये लगा कि सरगोदा और सियालकोट जो कि 2 छोटे शहर हैं, वहाँ से अच्छी खासी तादाद में बच्चे थे। तो शायद अब हमें समझना चाहिए कि हमने इन 2 शहरों को टारगेट कैसे करना है, हमने इन लोगों को कैसे रीच करना है। शायद इन बच्चों को हम अपने साथ लॉयल करके इनको कह सकते हैं कि भाई आप अपने शहर में और बच्चों को बताओ कि मैं इतने अच्छे तरीके से ऑनलाइन क्लास पढ़ रहा हूँ और हम तुम्हारे शहर के लिए कोई तुम्हारे शहर का पैकेज निकाल देते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम उस डाटा को एनालाइज कर जाते हैं ना, समझ जाते हैं, तो हमें पता लग जाएगा। इस्लामाबाद से अगर हम इतना बच्चा आ रहा है तो इट मीन्स कि अब हमें इस्लामाबाद जाके क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तकरीबन 2011 से लेकर 2018-19 तक हर 6 महीने बाद इस्लामाबाद जाता था और वहाँ पे कैफ के 3-4 और CA फाइनल के 3-4 सब्जेक्ट्स के क्रैश कोर्स कराता था 10-10 दिन के। चूँकि वहाँ पे टीचर्स नहीं थे, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में तो टीचर्स का बहुत ही कहत था, तो मैं जाता था वहाँ रिवीजन क्लास कराता था, और वो बच्चों के लिए वो रिवीजन क्लास 6 महीने की क्लासों के बराबर होते थे। बेचारे इंतज़ार कर रहे होते थे कि लाहौर से टीचर आएंगे और हमें पढ़ा के जाएंगे। तो उस शहर में नीड थी, तो हमें ये चीज़ समझ आ रही थी। उस डाटा की बेस पे हमने एनालाइज़ किया कि ऑनलाइन क्लास का सबसे बड़ा यूज़र ग्रुप वहाँ होना चाहिए। और अब जब वहाँ के लोग यूज़र टारगेट हो रहे हैं तो रादर दिन के 10 दिन के लिए वहाँ जाएं और वहाँ को सर्व करें। जब वो ऑलरेडी सर्व हो रहे हैं थोड़ा सा प्लान करें और वो 10 दिन को ऑनलाइन क्लास की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए लगा लिया जाए। जी, एनालिटिकल टूल्स लगता है कि लिमिटेड है, लेकिन इतने लिमिटेड नहीं है। दुनिया बहुत आगे चली गई है, और एक ही चीज़ में से, एक्सेल की एक ही शीट में से आप कुछ और एनालिसिस कर सकते हैं, और एक बहुत ज़बरदस्त एनालाइज करने वाला बंदा कुछ और तरह से एनालाइज कर सकता है। AI को कह दें कि जी इन टूल्स को अप्लाई करके मुझे इस तरह का रिजल्ट चाहिए, तो यस AI आपको हेल्प करेगा, लेकिन उसके बाद डिसीजन किसने लेना है? AI ये बता देगा कि सरगोदा में ज़्यादा बच्चे हैं, अब क्या करें? AI बता देगा कि मुल्तान में पिछली दफ़ा जितने बच्चे थे इस दफ़ा मुल्तान के बच्चे कम हुए हैं। दिमाग हमने लगाना है, अब हमने एनालाइज करना है। AI ये बता देगा कि भाई आपके पास टैक्स में इतने बच्चे हैं, बीलॉ में इतने बच्चे हैं, ठीक है। इवन ये भी पता लग जाएगा कि इनमें से कितने % बच्चे 2 पेपर हमसे पढ़ रहे हैं, कितने % बच्चे 3 पेपर हमसे पढ़ रहे हैं। जो बच्चे 3 पेपर हमसे पढ़ रहे हैं और वो टैक्स हमसे पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है वो लॉयल बच्चे हैं, उनके ऊपर उतनी एफर्ट नहीं होगी। उनको पता है कि एक कॉलेज में आ जाएँ, उस कॉलेज पे पूरा भरोसा करना होता है। और जो सिर्फ पढ़े ही 1 पेपर हमसे रहा है, इसका मतलब वो फनकार है। इसका मतलब है वो समझता है कि मैं खुद निकलूँगा, मैं 3 अलग अलग जगह जाऊँगा, अपनी पसंद की टीचर के पास अपने पसंद का सब्जेक्ट पढ़ूँगा और तीनों सब्जेक्ट फेल कर लूँगा। खैर, मतलब ये है कि वो ये डिपेंड करता है कि वो किस लेवल पे।
तो जो इस तरह से सोच रहा है ना, जो हमसे एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है, वो अगली दफ़ा भी हमारे पास एक ही सब्जेक्ट में आएगा जो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। अगर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं होगा हमारा, तो ये हम भूल जाएंगे, हम उस बच्चे को प्लानिंग में डालेंगे 2 या 3 सब्जेक्ट्स। लेकिन जो 3 सब्जेक्ट अभी हमसे पढ़ रहा है, उसको हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि वो आगे 3 सब्जेक्ट हमसे फिर से पढ़ रहा हो। जी, जैसे आपके पास एड्रेस है वैसे ICAP के पास भी एड्रेस है। या अभी उनको मेल करते हैं तो सरगोदा सेंटर बना दें एग्जामिनेशन को, तो ये कहते हैं कि बच्चे मेल नहीं करते, उनके पास एड्रेस तो हैं तो सेंटर बना दें। जी, मैंने कहा जब ICAP को कहते हैं जी सरगोदा में सेंटर बना दें, तो ICAP क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि सरगोदा में उतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स उन्हें नहीं मिलते। अगेन मैंने तो ये बताया कि सरगोदा के बच्चे बड़े थे, लेकिन मैं उसको किससे कंपेयर कर रहा हूँ? लोधरा से, भावलपुर से, साहिवाल से, मुख्तलिफ इस तरह के शहरों से। और ICAP ने कुछ जोन्स के बाद सेंटर बनाए और उसने देखा है कि बच्चे खुद ही से मूव करके और उन जोन्स में चले जाते हैं पेपर देने के लिए। इस वक्त एक बड़ी अशद ज़रूरत है जनूबी पंजाब में, थोड़ा सा जनूबी पंजाब और सिंध के दरमियान में पहुंच के एक बड़ा सेंटर बनाने की। सखर टाइप, सिंध स्टार्ट हो रहा हो, पंजाब ख़त्म हो रहा हो, क्योंकि इस टाइम पे तकरीबन समझें पंजाब के एंड तक के बच्चे से लेके पिंडी से थोड़ा पीछे तक के बच्चे लाहौर में पाक होना शुरू हो गए हैं। लाहौर इस वक्त सबसे बड़ा सेंटर बन गया है। 60% ऑफ द बच्चे जो है वो लाहौर में अपीयर होना शुरू हो गए हैं। हमें तो फ़ायदा ही है ऐसे। अब अगेन दिस इज़ बिग डाटा। अब ये डाटा है, अब इस डाटा को हम एनालाइज ही ना करें। अब हमने इस दफ़ा रिज़ल्ट आने पे देखा कि टेक्स्ट में अच्छा खासा फेलियर था, और टेक्स्ट एक ऐसा पेपर है जो बच्चा दोबारा से पढ़ना चाहता है। बीलो है, बीलो में फेल होने वाला कहता है कि यार ये तो शुगल मुगल पेपर है, मैं खुद ही से कर लूँगा, रिवीजन क्लास ले लूँगा, यूट्यूब से पढ़ लूँगा, सारा कुछ हो जाएगा। हमने उसको प्लान किया। मैंने 2 बजे वो वाला कमरा छोड़ा और 2 बजे वाली क्लासेज इधर शिफ्ट की। 2 बजे हमने पीछे वाले कमरे में पोस्ट रिजल्ट का टेक्स्ट का बैच दिया, 250 बच्चे आ गए। अब अगेन हम एंटिसिपेट ना करते, मैं वहाँ पे पढ़ाता रहता और ये कमरा हम टेक्स्ट को देते, तो यहाँ 100 बच्चों पे हमें बंद करना पड़ जाता। दिस इज़, अब डाटा तो सबके पास मौजूद है, उस डाटा को एनालाइज करके समझ के अगर आपने डिसीजन नहीं लिया तो काम ख़राब हो जाएगा। तो बिग डाटा बेसिकली एक्सट्रीमली लार्ज डाटा सेट्स हैं जो गैदर हो रहे हैं, एनालाइज हो रहे हैं, डिफरेंट पैटर्न्स आ रहे हैं, डिफरेंट ट्रेंड्स पता लग रहे हैं, डिफरेंट एसोसिएशंस पता लग रही हैं, प्रेफरेंसेस पता लग रही हैं, सब कुछ पता लग रहा है। एक वो यूज़र जिसने फ़लाना चीज़ घर के लिए ख़रीदी, उसने अगली दफ़ा क्या चीज़ ख़रीदी, तो शायद पता लग जाए कि 80% ऑफ द टाइम जब एक बंदा इंटरनेट से सोफ़ा ख़रीदता है तो 80% ऑफ द टाइम कुछ अरसे बाद वो सोफ़े का कवर भी ख़रीदता है। तो वाई नॉट के मार्केटर्स ये चीज़ बताएं बिज़नेस को और वो सोफ़े के साथ सोफ़े कवर का कोई पैकेज देना शुरू कर दें। वो बहुत सारे लोग जो कि रिज़ल्ट आने के बाद ग्रुप बी के किसी पेपर को फ्रीज़ कराते हैं, वो ग्रुप ए के किसी पेपर का पोस्ट पकड़ लेते हैं। एक ट्रेंड है। तो वाई नॉट के हम कहते हैं कि यार फ्रीज़ वगैरह में खामखा डिडक्शन होगी, आप पैसे पूरे दे दो, आप पोस्ट का कोई भी पेपर उठा लो, टेंशन ही कोई नहीं, बच्चा भी इजी, वो भी लड़ाई भी नहीं होगी, इतने डिडक्शन हो गए, ये हो गया वो हो गया, उसको सर्विस मिल गई और हम लोगों ने उस बच्चे को पाक भी कर लिया। ये तब होगा जब हम एनालाइज कर सकें कि कितने % ड्रॉप हो रहे हैं, कितने % किधर मूव कर रहे हैं, कितने % के साथ क्या होता है। तो बिग डाटा इज़ आपके पास पूरी दुनिया में बाइंग का डाटा है, सेल्स का डाटा है, यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये काम कितना हो रहा है, वो काम कितना हो रहा है, ये एक पूरा ह्यूज डाटा है। इस डाटा को एनालाइज करके बिजनेसेस, जो बिजनेसेस डाटा को सही से एनालाइज करके खेल गए, वो बहुत आगे चले गए। कोविड के टाइम पे, इनिशियल टाइम पे जिस बिज़नेस को समझ आ गया कि अब गेम सैनिटाइज़र की ओपन होने लगी है, उसने मार्केट में इतना सैनिटाइज़र फेंक दिया कि बाकी सारे फारिग हो गए। और मास्क, जो मास्क में जितना जल्दी आया उसने उतना जल्दी एक बहुत बड़ा, मतलब वही वाला मास्क जो शुरू में 50 रुपये का मिलता था, एंड पे 5-5 रुपये पे आ गया जब बल्क में प्रोडक्शन हुई, जब कंपटीशन हुआ। लेकिन फर्स्ट मूवर ने एडवांटेज ले लिया। अच्छा, फर्स्ट मूवर ने एडवांटेज कब लिया? क्योंकि उसने 2, 2.5, 3 महीने पहले दूसरे मुल्कों में वो पैटर्न होते हुए देखा। उस डाटा को एनालाइज करके उसने देखा कि जिन मुल्कों में अभी एंट्री हुई है कोविड की, वहाँ अगले 2, 2.5 महीने क्या पैटर्न चलेगा। तो उसने उधर के रिजल्ट्स को उठा के यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो बिग डाटा समझ आ रहा है? बिग डाटा इज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है जो हर वक्त क्रिएट हो रहा है।
आप में से हर बंदा अपने मोबाइल पे पता नहीं क्या क्या डाटा क्रिएट कर रहा है। आप में से हर बंदा जो कदम चल रहा है वो स्टेप्स हैं। सैमसंग का मोबाइल आपके पास है, अगर लोकेशन ऑन है तो वो मुसलसल कैप्चर कर रहा है कि आप चल कितना रहे हैं, आप कितनी देर बैठे रहे हैं। इवन मोबाइल तो इतना इंटेलिजेंट है कि वो आपको बता देता है आप सोए कितनी देर हो। कैसे पता लगता है उसे? उठाते नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि बंदे को मौत पड़ी हुई है, 5 मिनट बाद उठा के देखेगा ज़रूर। नोटिफिकेशन तो आनी 1 घंटे बाद है, लेकिन इसको हर मोबाइल उठाने का बहुत शौक है। तो अगर एक मोबाइल 6.5 घंटे से उठाया नहीं गया तो एक ही वजह हो सकती है, या बंदा मर गया है या वो सो रहा है। तो जेन्युइनली इवन अगली बात वो आपको ये भी बताता है कि आपकी साउंड स्लीप इसमें से कितने % थे। अब दिस इज इंटेलिजेंस कि वो किस किस अमाउंट तक डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, और वो ये देख रहे हैं कि आप कितना औसतन सोते हैं और सोने से कितनी देर पहले आप मोबाइल साइड पर रखते हैं, और नॉर्मली आप किस टाइम पे मोबाइल पे साइड पर रख देते हैं। और उस दिन आपने उससे आधे घंटे पहले अगर साइड पर रख दिया और उस नॉर्मल दिन से आधे घंटे बाद उठाया तो इसका मतलब है आपने अच्छी चौकस नींद ली है। वो ये तक आपको बताएगा। वो आपको आपने कितनी कैलोरीज बर्न की ये बताएगा, आपने कितने लोकेशन ट्रैवल की, और एंड पे ऐसी ऐसी समरीज आती हैं। और गूगल तो आउट हो जाता है। अगर गूगल फ़ोटोज़ आपका अकाउंट है तो बस आपने एक इंसान का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं लिखूं अब्दुल करीम और लिखूं चेयर, तो मेरे पास मौजूद हज़ारों लाखों तस्वीरों में जहाँ जहाँ मिस्टर अब्दुल करीम और कुर्सी इकट्ठे हैं वो इकट्ठे मुझे तस्वीरें दिखा देगा। गेम तो इस लेवल पे पहुंचा दी है, इस लेवल पे एक एक तस्वीर को तोड़ के उसके अंदर से छोटा छोटा डाटा निकाल के अपने पास स्टोर करते हैं और उसकी मदद से एनालिसिस क्रिएट करते हैं। तो फिर कितना मज़ेदारी की बात होगी कि जब आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल को कहेंगे कि मुझे एक बंदे की कुर्सी पे बैठे हुए तस्वीर क्रिएट करके दो, तो उसके पास इतना पीसेस में कुर्सियों का डाटा है कि वो आपको फ़ौरन से कुर्सी की तस्वीर बना के दे देगा। आप कहेंगे नहीं मुझे उस तरह की कुर्सी की तस्वीर चाहिए जो साहिवाल में इस्तेमाल होती है ज़्यादा, तो वो अपने पास मौजूद डाटा में से साहिवाल की बहुत सारी कुर्सियाँ जो अपलोड हुई हुई हैं उनमें से ज़्यादातर का जो कॉमन पैटर्न है उसे पकड़ के और आपको एक ऐसी कुर्सी की शक्ल बना देगा जो साहिवाल में होती है ज़्यादातर। 80 to 90% एक्यूरेसी भी होगी उसमें। जैस ज़लज़ले से रिलेटेड गूगल की नोटिफिकेशंस, तूफ़ान से रिलेटेड नोटिफिकेशंस। सर एआई तो एक ही तरह से सारा एनालिसिस करके देगा ना, तो एट द एंड जो ज़्यादा सिग्निफिकेंस होगी वो आपका डिसीजन मेकिंग। देखें इन्होंने कहा एआई तो आपको अंदाज़ा लगा देगी, असल चीज़ क्या है आपका डिसीजन। यही वजह है कि इंसान अभी भी कामयाब है, यही वजह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अभी तक इसको रिप्लेस नहीं किया, कि आखिरी फैसला इंसान ने करना है। जी इस तरफ जा रहे हैं, बहुत सारे फैसले कंप्यूटर ले रहा है, तो फिर क्या कर रहे हैं आप फैसले कंप्यूटर को देके खुद उससे बड़े वाले फैसलों की तरफ चले जाते हैं। तो ये अब चैलेंज है, ये नए दौर का चैलेंज है कि आपने इन चीज़ों को किस तरह से लेके चलना है। तो बिग डाटा समझ आ रहा है, अ ह्यूज डाटा जो पूरी दुनिया में क्रिएट हो रहा है वो इकट्ठा होता है, इकट्ठा होने के बाद वो एनालाइज होता है, और अब उस डाटा को एनालाइज जो नहीं करेगा वो जुल्म कर रहा है। हर किसी के पास बहुत सारे डाटा की एक्सेस है। अगर मुझे पता है कि 60% लोग लाहौर से पीयर हो रहे हैं, और अगर मुझे पता है कि पिछली दफ़ा इन 2 पेपरों में फॉर एग्जांपल टैक्स और बी लॉ में 9,000 बच्चे पीयर हुए हैं, तो 9,000 बच्चों का 60% लाहौर से होगा। इसका मतलब है कि तकरीबन 5,500 बच्चा लाहौर में बैठा हुआ है जो बी लॉ और टैक्स का पेपर दे के फारिग हो चुका हुआ है। इसने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़नी है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में लाहौर में कितनी ऑप्शंस हैं? बड़ी ब्रांडेड ऑप्शन कौन सी है, दरमियानी ब्रांडेड ऑप्शन कौन सी है, छोटी ब्रांडेड ऑप्शन कौन सी है, फिज़िकली इनमें से कितने % लोग फिज़िकली पढ़ लेंगे। तो ये सारा एनालाइज करके हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें अगली दफ़ा कॉस्ट अकाउंटिंग पे अच्छा काम करने की ज़रूरत है। कॉस्ट अकाउंटिंग के या ज़्यादा बैचेस देने की ज़रूरत है, या ज़्यादा क्वालिटी बैचेस देने की ज़रूरत है, या अच्छे टाइम पे बैच देने की ज़रूरत है, एक ऐसा टाइम जो ज़रा ज़्यादा लोगों को सर्व करता है। जस्ट मैं बता रहा हूँ कि दिस इज़ द थिंग जो आप कर सकते हैं। ये लेजिटमेट थिंग है कि आप डाटा को पकड़ के एनालाइज करें, उसमें से पैटर्न्स निकालें और उस पैटर्न की बेस पे अंदाज़ा लगाएं कि अब क्या होगा और अब क्या होगा। मौसम आने से पहले ही आपको पता हो कि कौन से फल की कितनी प्रोडक्शन करके कौन कौन से एरिया में कितना पहले पहुंचा देनी है। हाँ, अब अगेन डाटा जिनका यूज़ हो रहा है अगर उनकी इजाज़त के बगैर यूज़ हो रहा है तो ये इसमें फिर प्राइवेसी के मसले हैं। आपका डाटा जिन जिन के पास गया और उनके पास वो डाटा ऐसा है जो आप नहीं चाहते थे कि उनके पास जाए, तो चाहे उनकी नीयत सही हो, आपको ये टेंशन होगी कि अगर उनकी नीयत गलत हुई तो फिर क्या होगा।
जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों के अगर घर के एड्रेसेस आईकैप को पता है तो आप बहुत सेफ़ हैं कि आईकैप को पता है। अगर किसी मार्केटिंग कंपनी ने आईकैप से निकलवा लिया है तो फिर तो आपके घरों में ख़त आया करेंगे। आप हमारे कॉलेज से पढ़ें, बड़ा अच्छा कॉलेज है, बड़ा बेहतरीन कॉलेज है। जब मैसेज इतने आते हैं, आपका वो नंबर जो सिर्फ एक ही कॉलेज जिसमें आपने एडमिशन लिया होता है उसके पास होता है, आपको उस नंबर पर पता नहीं कितने मैसेज आए हुए होते हैं। मुझे भी तक एडमिशन के मैसेज आते रहते हैं। पता नहीं कौन कौन सी डेटाबेस में कब कब मेरा नंबर कहाँ कहाँ गोल गोल घूम रहा होगा। मेरे पास मैसेज आते हैं कि आ जाएं जी, वो एडमिशन करा लें, फास्ट ट्रैक स्टार्ट होने लगा है। और जेन्युइनली फिर मैं अपनी टीम से कहता हूँ कि देखो यार, मतलब इतने पुराने बंदे तक को नहीं छोड़ा, हम नए बंदे भी नहीं पकड़ रहे। हम एक तरफ इतनी एक्सट्रीम है और एक तरफ हम बिल्कुल ही ठंडे हैं कि हम मार्केटिंग पे बिल्कुल भी स्पेंड नहीं कर रहे। तो पॉइंट समझ आया कि बिग डाटा वो बहुत बड़ा डाटा है दुनिया में जो मुसलसल इकट्ठे हो रहा है, गैदर हो रहा है, और आप उसकी बेस पे चीज़ों को देखते हैं, एनालाइज करते हैं और उससे ट्रेंड्स निकालते हैं और उन ट्रेंड्स की बेस पे मुख्तलिफ फ़ैसले करते हैं और वो फ़ैसले आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं। जी, नून लीग के सपोर्टर्स को नून लीग की पोस्ट ज़्यादा नज़र आएगी, पीटीआई के सपोर्टर को पीटीआई की पोस्ट ज़्यादा नज़र आएगी। आईटी क्या है, क्या किया आईटी ने? ये फिर वही वाली बातें हैं जो हमने बहुत पहले की हुई हैं। जस्ट आपको एक दफ़ा पढ़ा दूँ। आईटी डेवलपमेंट हैज़ रिजल्टेड इन मैनी न्यू प्रोडक्ट्स एंड इम्प्रूवमेंट। क्या प्यारा जुमला था, आगे चलते हैं। आईटी डेवलपमेंट ने रेडिकली अल्टर कर दिया मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरनेट इमर्ज हुआ है मेजर सोर्स ऑफ एक्सटर्नल एंड इजीली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन के तौर पे। कमर्शियल ट्रांजैक्शंस ज़्यादा क्विकली हो सकती हैं। आईटी की अभी ऑडिट चल रहा है, ऑडिट कह रहा हूँ, एमएफए चल रहा है। मैं लगा था ऑडिट शुरू नहीं हुआ अभी। कमर्शियल ट्रांजैक्शन ज़्यादा क्विकली प्रोसेस हो रही हैं। आईटी की चेंजेस कंटिन्यू होंगी और इनका बिजनेस स्ट्रेटेजी भी बहुत फ़र्क होगा। आईटी और चेंजेस इन आईटी हर बिज़नेस को अफेक्ट करती है। बिज़नेस को चाहिए कि प्रिपेयर रहे आईटी की चेंजेस के लिए ताकि उसका फ़ायदा उठाए। आईटी को कंस्ट्रक्टिवली इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप अपने टारगेट और स्ट्रेटजीज़ को मीट कर सकें। इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो हमारी चैप्टर 5 में डिस्कस नहीं हुई? वही सारी चीज़ें हैं कि आईटी बिज़नेस किस तरह से, तो आप इस पर बड़े आराम से लाइन मार सकते हैं कि ये वो चीज़ है जो आपने चैप्टर 5 में ऑलरेडी की हुई है। हो सकता है आपने चैप्टर 5 पे लाइन मारी हुई हो, तो फिर ये लाइन को अनलाइन कर दें, क्योंकि ये एक जनरल डिस्कशन है जो आईटी को लेके आपको बता रही है कि आईटी बिज़नेस के साथ क्या कर रहा है। जब आईटी का जिक्र आता है तो डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का जिक्र आता है कि आईटी प्रोसेस कैसे होती है, आईटी स्टोर कैसे होती है। किताब ने सिर्फ 1.5-2 लाइंस बताई हैं इनके ऊपर, लेकिन मैं चाहूँगा कि लॉजिकली हम इसको अच्छी तरह से समझें कि ये सिस्टम्स क्या हैं, किस तरह से काम करते हैं। पेपर में एक आध दफ़ा लॉजिकल सवाल भी आ गया इससे रिलेटेड, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने स्टूडेंट्स को इसका लॉजिकल मैप समझाया हुआ था। तो मूड पे डिपेंड करता है आईकैप का, वो कभी भी कहीं से भी लॉजिकल सवाल बनाना चाहे, लेकिन ये है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मुख्तलिफ तरह के जो होते हैं हम उसको देखेंगे और फिर हम एक्सपर्ट सिस्टम पे बात करेंगे जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बैक साइड पे इस्तेमाल होता है। ये बातें करते करते हम जाएंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्या हैं, उनकी सपोर्ट क्या है, और फिर डाटा पे बात करके, और यहाँ पे हम ब्रेक लगा देंगे आईटी कंट्रोल से पीछे पीछे इंशाल्लाह। तो मोस्ट प्रॉब्ली अब हम जो है, हमें कल का टारगेट मिल गया, क्योंकि मैंने कहा था कि बिग डाटा ऐसी चीज़ है कि इसके ऊपर जब आएंगे तो फिर बातें ज़रा ज़्यादा होंगी, और किताब में कम लिखा हुआ है, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे ये नहीं इजाज़त दे रहा था कि मैं 2 लाइनें पढ़ूँ और आगे चल पढ़ूँ। पता नहीं आप लोगों ने कितना सीखा या समझा, लेकिन कम से कम माइंड क्लियर हो जाएगा। हो सके तो नेट पे सर्च कीजिएगा कि व्हाट इज़ बिग डाटा, क्या चैलेंजेस हैं बिग डाटा के। और मेरी यूट्यूब पे इस पर 1-2 वीडियोस नहीं, ठीक है, वो एक और कोर्स में, वो SPM में, CA फाइनल में, वो शायद अभी ओपन ना हो, लेकिन ये है कि अगर कभी बहुत मूड हुआ तो आप मुझे पर्सनली ईमेल कर दीजिएगा कि सर बिग डाटा के ऊपर मुझे थोड़ा सा और भी समझना है। तो उसके ऊपर CA फाइनल में बड़ी कंप्रीहेंसिव मज़ेदार सी डिस्कशन होती है, वो वाली वीडियोस का मैं आपको लिंक भेज दूंगा। अब मेरा ईमेल भी ज़िंदा हो गया, मैं अब दूसरे ईमेल के साथ, तो वो हाँ, atifabdi@gmail, मैंने कहा ज़रा सीधा सीधा रखा जाए और वो उसमें स्पेशल नंबर्स और वो वाला ना हो, क्योंकि पहले वाला भी बड़ा मज़ेदार होता था। तो फिर मैंने कहा चलो FCA ऐसा है कि जो आपको याद रह भी जाएगा, ठीक है। मैंने सोचा मैं भी स्टूडेंट्स वाला काम करूं, स्टूडेंट अपने नाम के साथ FCA लिख लेते हैं। मैंने अगले साल FCA होना है, फिर मैंने कहा मैं वो सैयद आतिफ आबदी वाला भी इतने साल से चल रहा था, तो FCA वाले ने भी आगे चलना है, अभी ACA बना दूं और फिर बाद में FCA हो जाऊं, फिर सोचूं यार उस वक्त ACA क्यों लिख दिया।
तो वो अभी मैं इतना बुजुर्ग नहीं हुआ, मैंने अगले साल FC होना है, तो अभी मैं जवान चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में काउंट होता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला कल 3 बजे से 4 बजे, जो लोग बाद में आए हैं उनको मैं दोबारा याद करा दूँ, कल 2 नहीं 3 बजे से 4 बजे रूम नंबर 4, क्योंकि कल की क्लास के लिए मुझे आज बड़ी सारी डिबेट करनी पड़ी है कल क्लास के लिए टाइम निकलवाने के लिए। तो 3 से 4 बजे रूम नंबर 4 में MFA की क्लास है। टीए भाई बहुत परेशान होकर देखना शुरू हो गए, मैंने बाकी वैरायटियाँ भी साथ करा दी हैं। तो सीलो वालों का टेस्ट, अगर आप में से कुछ सीलो वाले भी हैं तो हम उन बच्चों को मैसेज भी कर देंगे और आप भी सुन लें कि कल सीलो का टेस्ट 3 बजे के बजाय 2 बजे ही होगा और रूम 2 में होगा। और ऑडिट वालों का जो टेस्ट है वो रूम 4 में होगा 4 बजे हमारी MFA की क्लास के बाद। तो कल इंशाल्लाह ताला 3 से 4 बजे तक हम अब मिड टर्म डिस्कशन नहीं करेंगे, हम ये जो फर्स्ट यूनिट है इसके 2 यूनिट है, एक IT सिक्योरिटी उसमें रट्टा है और ये जो लॉजिकल यूनिट है वो ये वाला है। तो कल इंशाल्लाह ताला ये जो पहला लॉजिकल यूनिट IT सिक्योरिटी से पीछे इसको इंशाल्लाह ताला ख़त्म करेंगे। डन, इंशाल्लाह मिलते हैं।